हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे निमोनिया के बारे में। तो इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं। इन निमोनिया इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर सैक इन द लंग्स, एल्वेओली एंड द सराउंडिंग टिश्यू। इट ऑफन लीड्स टू सडन हाई फीवर एंड द फीलिंग दैट यू आर वेरी अनवेल, अ कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। निमोनिया जो होता है वो एल्वेओली की इन्फ्लेमेशन के कारण हमारे लंग्स में को इफ़ेक्ट करता है, जिससे हम लोग को अनवेल फील होता है और हम लोग को साँस लेने में दिक्कत होती है। वहीं इसके बाद हम लोग आगे करते हैं तो निमोनिया का डेफिनिशन क्या होता है? इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। ये लंग के पैरेन्काइमा के इन्फ्लेमेशन को निमोनिया बोलते हैं। वहीं दूसरी डेफिनिशन देखें, इट इज़ अ कंडीशन इन विच इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड निमोनिया। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लंग के पैरेन्काइमा में इन्फ्लेमेशन हो जा जाता है, के कारण हम लोग निमोनिया से जानते हैं। वहीं निमोनिया के कॉज़ की बात करें तो इसका बैक्टीरियल कॉज़ है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। और वायरस में इसका इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी साइनेटिकल वायरस, फिर फंगी में न्यूमोसाइट्स जीरोवेसी, फिर पैरासाइट और केमिकल के कारण ये हो सकते हैं। और इसके रिस्क फैक्टर क्या-क्या हैं? जैसे कि एजिंग, ये मोस्ट इफ़ेक्ट करता है 5 साल या उससे कम के जितने भी बच्चे होते हैं उसमें देखा जाता है। क्या वीकेंड इम्यून सिस्टम, यदि इम्यून सिस्टम सबसे खराब है तो एड्स होने के चांस होते हैं, तो जिसके कारण भी निमोनिया हो सकता है। फिर एयर पॉल्यूशन, यदि हवा आपका बहुत ज़्यादा ही प्रदूषित है तो उससे भी आपके लंग्स का एल्वियोलाई जो होता है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। दूसरा स्मोकिंग, स्मोकिंग करने से भी आपका बहुत सारे, यदि ज़्यादा स्मोकिंग किया जाए तो लंग कैंसर भी हो जाता है और स्मोकिंग के कारण निमोनिया भी होता है। वहीं इसका आगे बात करें तो इसका आगे है ये हो सकता है आपको अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़, ज़्यादा ड्रग या अल्कोहल लेने के कारण भी हो सकता है। उसके बाद ये अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण भी होता है और मालन्यूट्रिशन के कारण भी देखा जाता है। वहीं अब इसका टाइप्स के बारे में बात करें तो ये 5 टाइप के होते हैं, जैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो कि आप फर्स्ट और सेकंड डे जब आप हॉस्पिटलाइज़ होते हैं तो उस समय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है जब आप 48 घंटा से ज़्यादा किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, तो उस समय आपको होने का चांस हो सकता है। फिर वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया, जब हम लोग 48 से 72 घंटा इंट्राट्रैकियल के थ्रू वेंटिलेटर को हम लोग रूट करते हैं, जिसके कारण से ये उसके रूट के थ्रू फंगल इन्फेक्शन होने के कारण आपको निमोनिया कर सकता है। फिर एस्पिरेशन निमोनिया, यदि आप म्यूकस को जब रिमूव करते हैं, जब हम लोग रिमूव करते हैं इसके थ्रू, थिनिंग करने के थ्रू जब हम लोग रिमूव करते हैं, उसके थ्रू भी यहाँ पे भी आपको फंगल निमोनिया जा सकता है। तीसरा 5वां जो होता है वो होता है फंगल निमोनिया, जो कि कैंडिडा होते हैं, एस्परगिलस होते हैं और न्यूमोसाइटिस कार्नाई होते हैं। अब इसके वहीं पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी पॉजिटिव फैक्टर के कारण हो सकता है। इसमें वायरल हो सकता है या फिर आपको बैक्टीरियल हो सकता है, फिर या फंगल हो सकता है। अब उसके बाद क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इन द लंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लंग्स में इंटर करेगा। तो जैसे ही इंटर करेगा तो एक्टिवेशन इम्यून रिस्पॉन्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तो म्यूकस प्रोडक्शन करेगा। इनइफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, अब ज़्यादा करने के कारण उसका इम्यून रिस्पॉन्स इनइफेक्टिव हो जाएगा। ज़्यादा वायरस या बैक्टीरिया कोई भी हो, तो वो ज़्यादा उसका क्वांटिटी होने के कारण इम्यून रिस्पॉन्स इनइफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद उसका पेनिट्रेटिंग लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और जैसे ही ज़्यादा होगा तो ये आपके लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी लंग्स तक जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर कंटिन्यूअस म्यूकस प्रोडक्शन, फिर आपको म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा तेज़ी से होगा। फिर एल्वेओलाई जो होंगे कंसोलिडेशन, एल्वेओलाई जो होंगे वो पस के कारण या म्यूकस के कारण वो कंसोलिडेट हो जाएँगे, वो फुलफिल हो जाएँगे, जिसके कारण से आपको साँस लेने में बहुत दिक्कत होगी या आपको खाँसने में भी बहुत दिक्कत होती है, जिसके कारण से आपको फिर ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे, फिर आपका एयर में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको निमोनिया हो सकता है। फिर निमोनिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्पटम क्या है? फीवर विथ चिल्स, फीवर ठंड के साथ फीवर, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, डिसिनिया डिस्पनिया हो सकता है, फिर टैकीपीनिया हो सकता है, आपका जो रिस्पायरेशन रेट है वो बढ़ सकता है, चेस्ट पेन होगा, प्रोडक्शन ऑफ कफ होगा, हेडेक होगा, मसल पेन होगा, एलिवेटेड टेम्परेचर, तो आपको फीवर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा। फिर सोर थ्रोट, फिर आपका गर्दन जो होगा वो सूखा-सूखा हमेशा रहेगा और खाँसी जैसा मतलब हमेशा फ़ील होगा आपको। क्रैकल साउंड और व्हीजिंग साउंड, जब आप साँस लेंगे तो आपको एक व्हिसिल साउंड आता है या एक व्हीजिंग साउंड, गड़गड़ाहट, आप इसको स्टेथोस्कोप के थ्रू भी सुन सकते हैं। और इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसको किस तरीके से पता करेंगे?
सबसे पहले उसका हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्स-रे जो उसका करेंगे, चेस्ट रीजन का एक्स-रे करेंगे, फिर उसका स्पूटम कल्चर करवाएँगे, उसके कखार का जो टेस्ट होता है, वो करवाएँगे, फिर सीबीसी उसका करवाएँगे, जिसमें हम लोग दे देंगे कि डब्ल्यूबीसी इंक्रीज़ मिलेगा। फिर उसके बाद ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, उसके बाद प्लूरल फ्लूइड कल्चर करेंगे, जो भी प्लूरल फ्लूइड में होगा कहीं वहाँ तो इन्फेक्शन नहीं आ गया है। फिर पल्स ऑक्सीमेट्री उसको बार-बार हम लोग पल्स से ऑक्सीमेट्री कर के चेक करते रहेंगे उसका कि उसका ऑक्सीजन कितने मात्रा में जा रहा है। आर्टेरियल ब्लड गैस एबीजी करेंगे, जिसमें हम लोग उसके एयर कितना वो ले रहा है, छोड़ रहा है, इसका हम लोग पता करते हैं एबीजी के अंदर। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, हम निमोनिया का मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देंगे इसको, जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स चलाएँगे। एंटीबायोटिक्स में सेफ्ट्रिक्सोन देंगे, उसके बाद जेंटामाइसिन या अमाइकासिन या पेनिसिलिन देंगे। उसके बाद दूसरा है ब्रोंकोडायलूटर। ये ब्रोंकोडायलूटर देंगे इसलिए देंगे क्योंकि उसके ब्रोंकस से म्यूकस को थोड़ा ढीला करता है, जिससे वो बाहर आ सके, तो उसमें साल्बुटामोल देंगे। फिर उसके बाद एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक इसीलिए देंगे क्योंकि उसको फ़ीवर होगा, तो फ़ीवर को कम करने के लिए पैरासिटामोल देंगे। अब वहीं हम लोग बात करते हैं कफ सप्रेसेंट ड्रग। इसमें कोएडीन सल्फेट देंगे और या डेक्स्ट्रोमेथार्फन देंगे। कफ सप्रेसेंट ड्रग की कफ के प्रोडक्शन को कम करता है ऐसे ड्रग। फिर एक्सपेक्टोरेंट ड्रग डेक्स्ट्रान या गोफेंसिन देंगे। ये एक्सपेक्टोरेंट ड्रग इसको बोलते हैं कि जब आपका कफ का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसको ये ढीला करके, हल्का करके ये आपको बाहर निकालता है, आपके खखार के थ्रू या स्पूटम के थ्रू। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, आपको इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी देंगे जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन या बेटामेथासोन देंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसलिए देंगे क्योंकि खाँसने की वजह से उसको दर्द बहुत ज़्यादा होगा, चेस्ट में हार्डनेस होगा जिसको ये कम करता है। अब वहीं अब इसके हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग किसी भी पेशेंट को जनरल कंडीशन को हम लोग असेस करेंगे। उसके बाद मॉनिटर द रिस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ पेशेंट, पेशेंट का जितना भी रिस्पिरेटरी स्टेटस है उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, जिसमें नेबुलाइजेशन होता है, उसको हम लोग यदि प्रिस्क्राइब्ड है तो उसको नेबुलाइजेशन देंगे। एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग यूजिंग स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर की मदद से हम लोग उसको एनकरेज करेंगे कफ करे जिसके कारण, और या डीप ब्रीथिंग करे जिसके कारण वो जितने भी म्यूकस है वो बाहर आए। उसके हम लोग सेमी फॉलोअर पोजीशन इसीलिए देंगे क्योंकि वो साँस लेने में उसको ईज़िली हो। उसके बाद उसके पल्स को हमेशा ऑक्सीमीटर के थ्रू मॉनिटर करेंगे। उसके बाद उसको मॉनिटर करेंगे उसके स्पूटम के कलर को और अमाउंट को, कितना अमाउंट में वो बाहर गया और कितना किस कलर का वो आ रहा है। प्रोवाइड हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन रिच डाइट, उसको हम हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन रिच डाइट देंगे। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक 3 लीटर पर डे टू 3 इंस्क्रेशन, उसको फ्लूइड इनटेक बढ़ा देंगे क्योंकि फ्लूइड इनटेक बढ़ेगा, और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि फ्लूइड इनटेक हमेशा ल्यूक वार्म रहेगा, जिसके कारण जो उसका कफ का सिक्रीशन है वो पतला हो जाए और बाहर आ जाए शरीर से। उसका प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकेशन ऑन टाइम एज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, तो जितने भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसको हम लोग मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि एनाल्जेसिक है तो वो देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया, उसके बाद फिर पायरेटिक हो गया, जिसको फ़ीवर आएगा तो ये सब टाइम टू टाइम देते रहना है। उसके बाद उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने आप को हेजिटेट फ़ील नहीं करे, और उसको ऐसा सांत्वना देना है कि आप जल्दी ठीक हो जाएँगे। तो आज हम लोग ने पढ़ा निमोनिया के बारे में। ऐसे ही मोर टॉपिक्स जानने के लिए आप फॉलो करें हेल्थ वर्स यूनिवर्सिटी को। थैंक यू।